हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों आपके हिंदी का एक अगला टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे दोस्तों कि ब्राह्म चिन्ह क्या होता है। और ये जो आपके दोस्तों आपने देखा होगा कि हिंदी में हमारी पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, ये सारे चिन्ह हम आखिर में कहाँ कहाँ लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें ओनली ये पता नहीं रहता है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे इनके लगाने का सही तरीका कि हम इन्हें वाक्य में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में ब्राह्म चिन्ह होता क्या है। तो दोस्तों ब्राह्म चिन्ह जो है, ब्राह्म का आपको लग रहा होगा कि ब्राह्म मतलब रुकना या ठहरना। तो दोस्तों ब्राह्म का शाब्दिक अर्थ है वो रुकना या ठहराव होता है। ठीक है दोस्तों, जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत करते हैं उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। दोस्तों आपने जैसे देखा होगा कि आप रुक रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, जैसे नीचे हमें दे रखा है कि रोको मत जाने दो। तो रोको मत, यहाँ पे एक वर्ड जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते, फिर कहते हैं मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इसलिए दोस्तों यहाँ थोड़े समय के लिए जब हम पढ़ते समय रुकने का संकेत होता है तो वहाँ हम ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों आपका एक एग्जाम्पल है रोको मत जाने दो, और दोस्तों इसी में आपका ये दूसरा एग्जाम्पल है कि रोको मत जाने दो। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों में अंतर है। और दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर आप अपना ब्राह्म चिन्ह कहीं सही जगह नहीं लगाते तो दोस्तों आपका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे यही है, आप रोको मत जाने दो, ठीक है, हम किसी को रोक रहे, वो कह रहा है कि रोको मत अब जाने दो, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो, मतलब यहाँ पे उसे रोकने की बात कह रही है, और यहाँ कह रहे हैं कि जाने दो। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ब्राह्म चिन्ह के प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों ब्राह्म चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं अब हम जानते हैं डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों हमारा सबसे पहला रहता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आपने देखा होगा कि कोई हमारा जैसे कोई लाइन अगर हमारी कंप्लीट होती है, कोई वाक्य हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद हम पूर्ण विराम को लगा देते हैं। तो दोस्तों जानते हैं ये कहाँ लगता है। तो दोस्तों किसी वाक्य के पूर्ण होने पर अथवा किसी भाव अथवा विचार के पूर्ण होने पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपका एग्जाम्पल है वन में एक शेर है। तो वन में एक शेर है, ये हमारा एक कंप्लीट हो गया और इसके बाद हमने एक पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली जाते हैं, तो आप दिल्ली जाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाए, ऐसा नहीं है। जब आप दिल्ली जाते हैं आपका पूरा वाक्य जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला है दोस्तों अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब होता है जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो। कैसा दोस्तों, पूर्ण विराम में हम पूर्ण रूप से रुक जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि थोड़े समय के लिए रुकने की, तो दोस्तों वहां हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों आपका है यहाँ विचित्र लोग हैं, संभल कर रहना। ठीक है, अगर हम कहें कि यहाँ चोर रहते हैं, संभल कर जाना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ चोर रहते हैं, संभल कर जाना। तो चोर रहते हैं के बाद हम थोड़े समय के लिए रुके तो वहाँ पे हमने अर्धविराम का प्रयोग कर लिया। और दोस्तों अर्धविराम का जो हमारा साइन होता है वो हमारा इस तरीके का साइन होता है हमारा अर्धविराम का। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट पर। दोस्तों हम आपके इन सब के क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं जो आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया और आप कितने क्वेश्चंस को इसमें कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट में तो जरूर ही पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा अगला है अल्प विराम। अल्प विराम आप देख रहे होंगे कि अल्प मतलब बिल्कुल से थोड़े समय के लिए, जहां थोड़ा रुकने का संकेत हो। आपने देखा दोस्तों पूर्ण विराम में वाक्य पूरा हो गया था, अर्धपूर्ण विराम में थोड़ा रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन अब बात कर रहे हैं अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब है कि बिल्कुल से थोड़े रुकने की बात यहाँ कही जाएगी। जैसे दोस्तों आपका लिखा है कल मेरे साथ राहुल, रमेश और सोहन भी गए। तो दोस्तों कल मेरे साथ राहुल, रमेश और सोहन, तो दोस्तों जब कहीं हमें नाम या फिर हमें ऐसा दे रखा हो कि क्रिया कर्म करता, तो दोस्तों अब जैसे क्रिया है, कहीं क्रिया लिखी है तो क्रिया के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे हमें लिखा है हमें शहरों के नाम लिखने हैं दिल्ली, आगरा, तो दोस्तों हम दिल्ली आगरा क्या लिखते हैं, दिल्ली आगरा के बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, दिल्ली, आगरा, कानपुर। इस तरीके से दोस्तों हम इनमें अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने
अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दोस्तों पॉइंट है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहाँ से पता चल ही रहा होगा कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। अब इसका दोस्तों एक नोट है कि जो प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। ये आपको दोस्तों अच्छे से, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। और दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न हमें अपवाद से ही देखने को मिलते हैं। यहाँ ये अपवाद है, क्या कह रहा है कि जो प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे दोस्तों आपका एक है रोहिणी कौन थी मुझे पता है। रोहिणी कौन थी, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रोहिणी कौन थी मुझे भी पता है, मुझे पता है, ठीक है। जैसे कि अजय कौन था मुझे पता है, तो यहाँ पे एक संबंध, एक रिलेशन की बात कर रहे हैं। जहाँ रिलेशन की बात करें वहाँ प्रश्नवाचक ना आकर आपका पूर्णविराम ही आता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि प्रश्नवाचक आता कहाँ है, तो प्रश्नवाचक आता है तुम्हें इस देश का नेता किसने बनाया। तो यहाँ किसने जो है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, ये प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। जहाँ प्रयोग आ जाए वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला है दोस्तों विस्मय बोधक, विस्मय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक, ठीक है दोस्तों। इसका साइन होता है, हमें पूर्ण विराम जैसा ही होता है, पूर्ण विराम के नीचे हम थोड़ी सी बिंदी रख देते हैं। इसे देखते हो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसे आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। आश्चर्य मतलब कोई चीज़ हमें एकदम अजीब सा लगे, उसे हम आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। जैसे दोस्तों हर्ष, खुशी, जब खुशी होती है तो ऐसा तो है नहीं कि हमें पहले से पता है कि वो खुशी होगी। अचानक खुशी होती है, अचानक ही हमें किसी से घृणा हो जाती है। ऐसी दोस्तों आश्चर्य है आपका, विनय है, व्यंग है, उपहास है आदि में प्रयुक्त होता है। जैसे दोस्तों आपका उदाहरण लिखा है, आप तो हरिश्चंद्र हैं, ठीक है, आप तो हरिश्चंद्र हैं। अब एकदम अजीब सा लगा ना, उसने कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि तुम तो हरिश्चंद्र हो, तो तुम तो हरिश्चंद्र हो, इसमें हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि एक पॉइंट है दोस्तों, हे भगवान दया करो, तो हे भगवान, तो इसके बाद क्या, इसके बाद आएगा हमारा विस्मयादिबोधक, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है संबंध सूचक, संबंधता सूचक या फिर निर्देशक चिन्ह। निर्देशक मतलब निर्देश दे रहा हो, डायरेक्शन दे रहा हो। क्या दोस्तों, किसी कथन को जैसे का तैसा उद्धृत करने के लिए कोई कथन है और जैसे का तैसा लिखा है, मतलब पहले उसका चीज कहा गया उसके बाद उसका आंसर दिया गया, तो जैसे का तैसा है वहां हम करेंगे। जैसे दोस्तों आपका उदाहरण लिखा है कि तुलसी ने कहा, तो तुलसी ने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो दोस्तों यहाँ परहित सरस धर्म नहीं भाई और तुलसी ने कहा के बाद हमने अपने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। निर्देशक का मतलब होता है कि किसी को दर्शाना, दर्शाना जैसे कि हम कह रहे हैं कि आपने कहा, तो आपने कहा के बाद हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आपने क्या कहा वो हम यहाँ कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। हमारा अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आप देख रहे होंगे कि विवरण चिन्ह आपका कैसा है कि दो बिंदी और ये लाइन। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, किसी विषय का विवरण अथवा व्याख्या देते समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि किसी विषय का विवरण, सपोज दैट आपने कहीं लिखा कि जैसे, ठीक है, तो दोस्तों जैसे के बाद हम कभी कभी इस तरीके का प्रयोग कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी विषय अथवा विवरण की व्याख्या दे रहे हैं, अब इसके बाद आप व्याख्या देंगे। जैसे दोस्तों हमने सपोज दैट यहाँ पे जैसे लिखा और हमने नीचे लिख दिया कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो, ठीक है। तो निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो, तो इसी विषय की या विवरण की व्याख्या देते समय हम यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला है कोष्टक चिन्ह। आखिर कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? कोष्टक चिन्ह तो दोस्तों जब वाक्य से अलग रखते समय किसी भाव अथवा शब्द की व्याख्या की जाती है। बात कर रहे हैं यहाँ अलग रखते समय क्या, किसी भाव अथवा शब्द की व्याख्या की जाती है। जैसे दोस्तों आनंद, अच्छा देवसेना सज्जित हो गई। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो आनंद है ये हमने एक कॉमा में बंद किया और अच्छा देवसेना सज्जित हो गई, तो दोस्तों इसको हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं। ये कभी कभी जैसे कि आपने लिखा कि सपोज दैट आपने यहाँ लिख दिया भारत, ठीक है दोस्तों, आपने जैसे ही भारत लिखा अब आपको इंडिया भी लिखना है, तो आप यहाँ कोष्टक का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं इंडिया। तो दोस्तों ऐसे शब्दों या वाक्यों में हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यही लिखा है दोस्तों, जब वाक्य से अलग रखते समय, किसी वाक्य को अलग रखते समय किसी भाव अथवा शब्द की व्याख्या की जाती है, ठीक है। चलिए
हमारा अगला है दोस्तों उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, आप देख रहे होंगे कि हम कोई कथन लिखते हैं, कथन में जो चिन्ह प्रयोग होते हैं कथन के लिए उन्हें हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे आपका लिखा है किसी कविता, लेख अथवा पुस्तक का शीर्षक लिखने में, किसी कथन को लिखने में, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका लिखा है ओ अजन्मा सुनो एक लघु व्यंग्य कविता है, ये एक लघु व्यंग्य कविता है लेकिन ओ अजन्मा सुनो, तो इसमें हम अपने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है, एकल, और ये होते हैं दो। दो कहाँ, दो जब कोई कथन की बात करे तब वहाँ दो, और किसी कविता, कहानी वगैरह के शीर्षक की बात करें तो वहाँ एक का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले पर। हमारा अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपने सिंपल देखा होगा, ये जो प्रयोग होता है ये हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे इस चिन्ह का आकार निर्देशक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का मिलान होता है। जैसे आपका माँ बाप कहीं लिखा है, चाचा ताऊ लिखा है, ठीक है, मम्मी पापा लिखा है, नाना नानी लिखा है, नाना और नानी के बीच में किसी चिन्ह का प्रयोग होगा तो वो हमारा होगा योजक चिन्ह, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह आपने देखा होगा कि आप बात लिखते लिखते डॉट 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 कर देते हैं या फिर इंटू 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 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसी अंश को कम महत्वपूर्ण जानकर या स्थान अभाव अथवा समभाव के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है सरासर सच, सरासर सच, तो यहाँ सरासर सच आज देश का हर नेता, डॉट 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 हमने कर दिया कि अब कैसा है, तो यहाँ अब कोई व्यक्ति यहाँ अपने सेंस से लगाए कि यहाँ क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका कहीं ऐसी, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह क्या होता है ये देख लेते हैं दोस्तों। किसी नाम, पद या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका लिखा है कहीं डॉक्टर VR अम्बेडकर, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि डॉक्टर यहाँ पूरा न लिख के हमने यहाँ डॉक्टर लिख के और बिंदी मतलब संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। संक्षेप का मतलब है कि आगे अब इसका विस्तार है, आप इसका कोई विस्तारक रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप डॉक्टर VR अम्बेडकर यहाँ लिखा गया और इसका विस्तारक रूप क्या हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपका अगला लिखा है PhD। आपने देखा होगा कि आपकी डिग्री, सपोज दैट आपने BTC किया हो या आपने B.Ed किया हो, तो B.Ed का क्या होता है, B.Ed B.Ed लिखा जाता इंग्लिश में, चाहो तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहो तो इसी को हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों B.Ed, तो B के बाद ये हमने संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, तो इसमें क्या होता है, ये हो जाता हमारा बैचलर ऑफ, ठीक है दोस्तों, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों इसी तरीके का आपका ये रहता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हंसपद या त्रुटि सूचक चिन्ह। त्रुटि सूचक का मतलब है जहां गलती हो जाए, हंसपद, इसे हंसपद भी कहते हैं, वहां हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने कोई लाइन लिखी और आप कोई शब्द को भूल गए, तो अब आपको वो शब्द लिखना है, तो आप वहां त्रुटि सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और आप वहां ये शब्द लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा है कि हम भारत के निवासी हैं, तो दोस्तों हम यहाँ के भूल गए तो हमने त्रुटि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया और हमने लगा दिया के। ऐसे आपका अगला आता है प्रतिशत चिन्ह। प्रतिशत चिन्ह क्या होता है कि संख्या के अंतर्गत प्रतिशत लगाने के लिए किसी संख्या, आपने कहा कि 25%, 30%, तो जब 30%, 25% जब लिखेंगे तो 25 और % का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला है समानता सूचक। समानता सूचक का मतलब है कि बराबर, कहीं बराबरी की बात की जाए तो वहां समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका लिखा है कि सपोज दैट आपका लिखा है 12 आपका लिखा है इंग्लिश में और इसी के बराबर में आपका लिखा है गणित में, तो यहाँ जो बराबर का चिन्ह है इसका मतलब है कि ये इस साइड का और इस साइड का आपका ये दोनों आपस में बराबर है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। जैसे आपका यहाँ लिखा है 1 रुपया तो 100 पैसे होते हैं। अगला है हमारा संकेत सूचक चिन्ह। संकेत सूचक चिन्ह इसका प्रयोग छूटे हुए अंशों के लिए होता है जब उन्हें कहीं और लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पुनरुक्ति चिन्ह। दोबारा लिखने के प्रयास से मुक्त दिखाता है। जैसे दोस्तों आपका लिखा है डॉक्टर राजेश शुक्ला हिंदी विभाग और डॉक्टर महेश चंद्र, तो दोस्तों आपने देखा कि अब हिंदी विभाग एक बार लिख दिया, अब बार बार लिखने की अगर ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर इसे इन्हीं से रिलेटेड है, अगर यहाँ पे विज्ञान विभाग कुछ भी हो, तो दोस्तों हम इन्हीं पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति मतलब है अब इनकी जो पुनरावृत्ति है वो अगली बार में नहीं होगी, अगर वो ऐसी जगह आएंगे तो हम पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और इसका मतलब भी हो जाएगा